होता क्या है नोट करना चालू करेंगे। VO2 मैक्स का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम बोलेंगे इसको मैक्सिमम वॉल्यूम कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अधिक से अधिक ऑक्सीजन का खपत कब की जाती है उसको VO2 मैक्स कहते हैं। VO2 मैक्स को मेजर करने के लिए VO2 मैक्स एनालाइजर का यूज़ किया जाता है। VO2 मैक्स एनालाइजर का यूज़ किया जाता है। अब ये है क्या कि एक व्यक्ति की अधिकतम हृदय दर क्या हो सकती है। मैक्सिमम हार्ट रेट का एक फॉर्मूला होता है, एग्जाम्स में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 220 माइनस एज, 220 में से एज घटा दीजिए आप, 220 माइनस एज जितना निकल के आता है उसके बराबर मैक्सिमम हार्ट रेट होती है। सपोज कोई व्यक्ति 30 साल का है तो 220 में से 30 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, 190 आ गया, 190। अब बात आती है कि 190 मैक्सिमम हार्ट रेट है, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को ऐसा अभ्यास कराएंगे कि जिससे उसकी हृदय दर वहाँ तक पहुँच जाए। अब होता क्या है कि ये कहा जाता है कि 10 to 20% आप लेस करके मैक्सिमम हार्ट रेट मानते हैं उसको। सपोज मैंने 190 बताया तो 190 का 10% कितना होगा, 19 होगा, तो 20 घटा दीजिए इसमें से। लगभग एक खिलाड़ी को दौड़ाना चालू कर दिया, एक व्यक्ति को, और मैंने क्या किया, हार्ट रेट मॉनिटर लगा दिया। उस मॉनिटर पे देखते रहा कि भाई इसकी कब हार्ट रेट 170 के पास पहुंचने वाली है लगभग। जब वो 170 के पास पहुंचती है उस दौरान हम उसके मुंह पे क्या लगा देते हैं, मास्क लगाते हैं, जो कि क्या नापता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन नापता है, कितनी ऑक्सीजन की खपत कर रहा है वो 1 मिनट में जब उसकी हार्ट रेट 170 हो रखी थी, उस 1 मिनट के अंदर वो कितनी ऑक्सीजन ग्रहित कर रहा है, वो जो निकल के आएगा उसको हम कहेंगे VO2 मैक्स कहेंगे। VO2 मैक्स किसका द्योतक है, VO2 मैक्स एरोबिक कैपेसिटी, ये ध्यान रखना है, एरोबिक कैपेसिटी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। ऐसे ही सेकंड विंड, द्वितीय प्राण वायु, मतलब द्वितीय प्राण वायु का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दोबारा से प्राण आ जाने। भाई आपने देखा होगा हमारे अध्यात्म शास्त्र के अंदर वायु को क्या बोला गया, प्राण बोला गया है, वायु को प्राण बोला गया है। तो ये सेकंड विंड भी उसी से लिया गया है, ठीक है। सेकंड विंड तो क्या होता है कि एक हम क्या करते हैं, एक खिलाड़ी को दौड़ने के लिए बोलते हैं तो लगभग क्या होता है, लगभग 30 से 35 सेकंड, वैसे कहा जाता है कि 40 सेकंड तक, लगभग 40 सेकंड तक एक ऐसी स्थिति आती है जब उसको लगता है कि उसके शरीर में प्राण ही नहीं है। ये कारण क्या होता है, यहाँ बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेल्स के अंदर, हमारे सेल जो भी हमारी एनर्जी होती है, एक एरोबिक एनर्जी होती है और एक एनएरोबिक एनर्जी होती है। एनएरोबिक एनर्जी मीन्स क्या होता है, जिसमें ऊर्जा बनाने के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक। तो क्या होता है, लगभग 30 से 40 सेकंड की जो समय सीमा होती है ये एनएरोबिक की होती है। जब एक व्यक्ति जब दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते क्या होता है, वीडियो में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, जब वो दौड़ता है तो क्या होता है, दौड़ते समय वो जो हमारे सेल्स के अंदर, क्योंकि इसको मैं कहाँ पढ़ाऊंगा आपको, एनर्जी साइकिल में बताऊंगा मैं, कि हमारे जो सेल्स के अंदर एनएरोबिक एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर को क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में 2 ATP के बराबर ऊर्जा प्रदान होती है। तो जब किसी व्यक्ति को दौड़ना हमने स्टार्ट कराया कि भाई यहाँ से आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो
पहले 30 से 40 सेकंड, 30 से 40 सेकंड, फर्स्ट 30 टू 40 सेकंड में क्या होता है कि जो 2 एटीपी होते हैं हमारे सार्कोप्लाज्म में, उसकी खपत हो जाती है। अब जब खत्म हो जाता है तो दोबारा से क्या होता है, ऊर्जा बनने की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, वो दोबारा से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया चालू होती है, और जैसे ऊर्जा बननी चालू हो जाती है हम बोलते हैं दोबारा से प्राण आ गए। तो जब दौड़ते दौड़ते क्या होता है, जैसे क्या होता है, स्कूटर है, अब स्कूटर जो होता है, स्कूटर के सपोज उसकी पाइप के अंदर कुछ पेट्रोल हो और आप पेट्रोल स्टार्ट करना भूल गए और आपने स्टार्ट किया अपने स्कूटर, तो क्या होता है, काफ़ी जब तक वो पाइप के अंदर पेट्रोल था तब तक वो स्कूटर चलता चले जाएगा, और कुछ समय बाद क्या आएगा कि स्कूटर आपका धक धक करने लग जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, चलते चलते नॉब ऑन कर दोगे तो क्या होगा, स्कूटर जो है दोबारा से धक 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 करके स्टार्ट हो जाएगा। तो ये धक धक करने वाली स्थिति होती है, ये सेकंड विंड फेज में हमारे बॉडी के अंदर होती है, क्योंकि वो 2 एटीपी जो होती है वो ऊर्जा प्रदान कर चुकी होती है, वो दोबारा से उसके बनने की प्रक्रिया चालू हो रखी है, और एक कुछ चंद सेकंडों की समय सीमा होती है, उसके बाद दोबारा से वो बनने चालू हो जाती है, तो उसको कहते हैं हाँ दोबारा से प्राण आ गए। इसको हम कहते हैं सेकंड विंड फेज, द्वितीय प्राण वायु। जब ऐसी स्थिति आती है कि जो एटीपी खत्म हो गए थे, शरीर में ऊर्जा नहीं थी, उसके बाद भी व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उसको चक्कर जैसे आने की अनुभूति होगी, सिर में दर्द, उसको पेट में दर्द चालू हो जाएगा। तो उसके बाद अचानक से क्या होगा, उसको लगेगा यार दोबारा से प्राण आ गए, मतलब दोबारा से क्या होता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन चालू हो जाता है, उसको हम सेकेंड फेज कहते हैं। ऐसी एक टर्मिनोलॉजी है ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, डेप्थ का मतलब होता है ऋण, उधार लेना, ऑक्सीजन का उधार लेना। अब भाई हम तो उधार ले नहीं रहे, हम तो नहीं उधार ले रहे, ठीक है ना। अब होता क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब होता है कि आप अभी आराम की स्थिति में बैठे हुए हैं, उस आराम की स्थिति में आप 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। अमूमन क्या होता है, लगभग एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है। तो पता पड़ा आराम की स्थिति में उसने 4 लीटर ऑक्सीजन ली, हमने 4 लीटर हो गया। उसके बाद उसको अभ्यास कराया गया, एक्सरसाइज कराने के बाद फिर से कुर्सी पर बैठा के फिर उसकी देखिए अब ऑक्सीजन कितनी ले रहा है, ये देखा भाई 9 लीटर ले रहा है, आराम की स्थिति में 4 लीटर ले रहा था, अब 9 लीटर ले रहा है, तो भाई 5 लीटर अधिक कहाँ से आ गई। इसी को ऑक्सीजन ऋण कहते हैं, इसी को ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। क्योंकि वह सोचने की बात है, आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, अब पता पड़ा गाड़ी कितने की आ रही है, 9 लाख की गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी खरीद के भी लेके आ गए, तो भाई 7 लाख कहाँ से लाए, तो आपने बैंक से लोन लिया। ऐसे ही ऋण लिया जाता है कि भाई आपकी बॉडी जो है प्रोड्यूस कर रही है कितनी ऑक्सीजन, कितनी 1 मिनट में 4 लीटर, ठीक है। और पता पड़ा कि भाई आप एक्सरसाइज के बाद दोबारा आके बैठे देख रहे, आपने उस 1 मिनट के अंदर ऑक्सीजन कितनी ले ली, 9 लीटर ऑक्सीजन ले ली। तो भाई 4 लीटर आराम से लेते, 9 लीटर एक्सरसाइज के बाद लिए, तो ये जो 5 लीटर अधिक ली आपने एक्सेस जो ली, इसी को हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास, क्योंकि जो बच्चे का टॉपिक है, देखा मैंने किसी बच्चे ने कल भी पूछा था ये VO2 मैक्स के बारे में, तो मैंने समझाया इसको। एक बच्चे ने आज मुझसे पूछा था कि सर एंगल ऑफ पुल क्या होता है, एंगल ऑफ पुल, ठीक है ना। पुल मतलब खिंचाव का कोण, खिंचाव का कोण सुनने की जरूरत है बड़े आसान से। ये है बता, देखने में तो बड़ा आसान टॉपिक है, बट समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है इसके अंदर। क्या होता है खिंचाव का कोण, एंगल ऑफ पुल किसे कहते हैं, ये क्या है हमारा किनेसियोलॉजिकल या बायोमैकेनिकल टर्म्स है ये। भाई पुल, बल कौन लगाता है, मांसपेशी लगाती है, मांसपेशी लगाती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये मेरे हाथ पे हमारा, अगर मैं हाथ को डंबल्स को ऐसे करता हूं या ऐसे करता हूं, तो इसमें मेन मसल कौन सी है, प्राइमरी मूवर मसल कौन सी है, हमारी बाइसेप मसल है ना, बाइसेप मसल। तो को हर मांसपेशी के 2 सिरे होते हैं, एक सिरे को हम बोलते हैं ओरिजिन या उसको बोलते हैं उद्गम, और दूसरा जो सिरा होता है उसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं दूसरे को, निवेशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंसर्शन। ये ध्यान रखना है, ओरिजिन वाला जो भाग होता है
वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, वो गति नहीं करता है, वो नहीं हिलता है ऑरिजिन वाला। इंसर्शन वाला जो भाग होता है, इंसर्शन वाला भाग जो होता है वो गति करता है, इसलिए वो जॉइंट के पास का होता है। सपोज मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला काम कर रहा है ना। अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं तो यहाँ हिल रहा है ना, तो इंसर्शन इस मेरे बाइसेप मांसपेशी का इंसर्शन भाग यहाँ होगा और ये हमारा ओरिजिन भाग कहाँ होगा, कहते हैं पीछे स्कैपुला में पहुंच जाता है यहाँ पर। ठीक है, समझने की जरूरत है। तो ये तो हमारा ओरिजिन भाग है, ओरिजिन भाग से मतलब नहीं है इसके अंदर। जब एंगल ऑफ पुल की बात करते हैं, इंसर्शन की तरफ जाते हैं, जहां इंसर्शन हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, तो अब देखने की बात है कि ये जो मांसपेशी है, मांसपेशी के अंदर घुस जाइए, मांसपेशी और हड्डी के बीच में, मांसपेशी और हड्डी के बीच से एंगल ऑफ पुल नापा जाता है। ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, मांसपेशी और हड्डी के बीच का कोण देखा जाता है। अगर मेरा हाथ ऐसे है, देखिए 90 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री पे है, ऐसे करके है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये पीछे से जुड़ी हुई आ रही है मांसपेशी यहाँ से, और ये यहाँ पर जुड़ी हुई है रेडियस के पास, हमारे रेडियस हड्डी के पास जुड़ी हुई है। ध्यान रखना, कौन सी मसल, ये बाइसेप मसल। तो ये रेडियस हड्डी के पास अंदर से क्या होगा, अंदर से खाली होगा। तो हम ये जो सीधी मांसपेशी आ रही है, इसकी बोलते हैं एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ पुल। लाइन ऑफ पुल, एक रेखा बनेगी इस मांसपेशी का सीधी, और अंदर की तरफ, इस हड्डी के इधर की तरफ, अंदर की तरफ एक एंगल बनेगा। एक्चुअल में इसको बोर्ड में बहुत अच्छा समझाया जाता है, बोर्ड पे मैं एक बार इसमें बना के दिखा देता हूं मैं कि क्या हुआ। ये देखेंगे आप कि ये है, ये हमने 90 डिग्री अपने हाथ को मोड़ दिया, दिख रहा होगा आपको, 90 डिग्री में हाथ को मोड़ दिया मैंने। अब ये मैंने मसल बनाई, ये मसल बना दी, ये देखिए मसल बना दी मैंने, ये बाइसेप मसल है। जब 90 डिग्री में मोड़ा है तो देखो एंगल हम कहाँ देखेंगे, इस मांसपेशी के यहाँ से देखेंगे, ये एंगल, ये एंगल यहाँ पर देखेंगे, ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। जब हाथ हमारा ऐसे रहता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ पुल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ पुल। अगर मैं इसकी बोलूँ परिभाषा बताइए, तो परिभाषा क्या बोलेंगे हम, कि मांसपेशी का इंसर्शन बिंदु, मांसपेशी का इंसर्शन बिंदु जिस हड्डी से जुड़ा है वह, और इस मांसपेशी का ये एंगल लाइन ऑफ पुल, लाइन ऑफ पुल बीच से जा रही है, इसके बीच का ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का है। अब मैंने क्या किया, दूसरी में देखेंगे, अब हाथ को, मैंने हाथ को नीचे की तरफ कर दिया, ये देखिए नीचे कर दिया। अब ये मेरी मांसपेशी आ रही है, देखिए यहाँ से मैं दिखाया, ये मांसपेशी यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी बाइसेप मसल है। तो अब देखेंगे ये जो एंगल है, ये यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये एंगल के लिए निशान ये बना दिया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया। ये कहने का मतलब एक्सटेंशन करने जा रहा हूं मैं, एक्सटेंशन करने पे 90 डिग्री से कम हो गया। ये देखिए पहले वाले में 90 डिग्री था, और जब ये देखो इसको मैंने एक्सटेंशन किया तो ये एंगल कम हो रहा है। हमें एंगल ये वाला देखना है, ये वाला एंगल देखना है हमें, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आती है कि मैंने क्या किया, यहां पर देखेंगे आप कि मैंने ये कंप्लीट फ्लेक्शन करने जा रहा हूं, हाथ को मैं ऐसे ले गया, मैं ये देखिए। तो यहां पर क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये मसल आ रही है यहाँ पर जुड़ रखी है ये, और हम एंगल किससे देखते हैं, हमेशा मैंने बताया था कि इसके अंदर लाइन ऑफ पुल जाता है, ये लाइन ऑफ पुल, मांसपेशी के बीचों बीच लाइन ऑफ पुल होता है। ये जो एंगल देखेंगे आप, ये देखेंगे एंगल अब क्या हो गया, ये एंगल ये 90 डिग्री से अधिक हो गया। ये देखो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ पुल। मतलब मांसपेशी के अंदर की तरफ से और हड्डी के पास, जहां से ये भाग है इंसर्शन भाग, क्योंकि जोड़ के पास, संधि के पास जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इंसर्शन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट 90 डिग्री पे, ये मैंने थोड़ा एक्सटेंशन किया नंबर 2 पे, ये नंबर फर्स्ट है ये हमारा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
ये एंगल ऑफ पुल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने आज मुझसे पूछा था तो मैंने चलो वहाँ बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसको कहते हैं एंगल ऑफ पुल। जब भी एग्जाम में आए तो समझाने की जरूरत होती है। एंगल ऑफ पुल का मतलब सीधे कहां पर होता है, ये हमारी मसल के इंसर्शन वाले भाग से संबंधित है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा। ठीक है, ये बच्चा कार्डबोर्ड को ऊपर करे, ये लो कार्डबोर्ड को ऊपर कर दिया मैंने, ये लो। ठीक है, ये रहा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब हमारा जो मेन टॉपिक मुझे पढ़ाना था, टॉपिक ये था कि भाई खेलों के मैदानों के तकनीकी नाम क्या क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, फुटबॉल। फुटबॉल के मैदान को फील्ड कहते हैं। फुटबॉल के मैदान को फील्ड, FIELD, फील्ड कहते हैं। अगला, आप जो मेरे को व्हाट्सएप पे टॉपिक भेजेंगे, जो मुझे लगेगा मैं समझाऊंगा वहाँ पर सीधे लाइव में, तो वहाँ समझा दूंगा मैं, क्योंकि वहाँ बताना सही नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, कल मैंने बाई एक्सियल मसल बताई आपको, मैंने वहाँ पर सीधे सीधे बता दिया था मैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फुटबॉल का हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अगला है हॉकी। अब हॉकी देखो, जब भी क्वेश्चन पूछा था हॉकी, तो हॉकी आज की तारीख में 3 प्रकार की हॉकियां हैं। फील्ड हॉकी, आइस हॉकी और स्केट हॉकी। ठीक है, फील्ड हॉकी किस पे खेला जाता है, फील्ड पे खेला जाता है, सीधे सीधे बोल रहा है फील्ड हॉकी, जो कि आज की तारीख में एस्ट्रोटर्फ का मैदान बना हुआ है। हाँ, ओलंपिक मेडल के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल ओलंपिक मेडल के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ओलंपिक मेडल के बारे में बताऊंगा मैं आपको पक्का। आगे चलते हैं। ठीक है, तो फील्ड हॉकी, इसमें एस्ट्रोटर्फ का मैदान होता है, सिंथेटिक ग्रासी मैदान होता है। ठीक है, स्केट हॉकी क्या होता है, स्केट हॉकी, स्केटिंग मतलब देखो पहिए वाले होते हैं, वो रिंक के ऊपर खेली जाती है। किस पे खेली जाती है, रिंक, RINK, स्केट हॉकी रिंक। और आइस हॉकी किस पे खेली जाती है, आइस के ऊपर खेली जाती है। ठीक है, वो रोलर हॉकी को ही हम स्केट हॉकी बोलते हैं। आगे चलते हैं हम। हॉकी के बाद आता है हमारा खो खो। खो खो के मैदान को हम कहते हैं कोर्ट, COURT। ठीक है, कई लोग बच्चे पूछते हैं कि सर कोर्ट और फील्ड, ठीक है, इसमें अंतर क्या है। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट का एक निश्चित दायरा होता है। जैसे देखा गया आपने अदालत के अंदर देखा कोर्ट होता है, कोर्ट का एक निश्चित दायरा होता है, उसी में जाके खड़ा होना पड़ता है। सेम उसी प्रकार कोर्ट यहाँ पर कहा गया, कोर्ट। तो खो खो का कोर्ट होता है, आपको पता है, खो खो के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट। ठीक है, अब कोर्ट कैसा है, मडी भी हो सकता है, और आजकल सिंथेटिक कोर्ट आने लग गया है। ठीक है, खो खो के बाद अगला आता है कबड्डी। कबड्डी के मैदान को भी कोर्ट कहते हैं। कबड्डी के मैदान को भी हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा हैंडबॉल। हैंडबॉल के मैदान को भी हम कोर्ट कहते हैं। हैंडबॉल के मैदान को भी हम कोर्ट कहते हैं। भाई मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करो, मेरे को बड़ा लगता है यार, मैंने पढ़ाया था मज़ा आया कि नहीं बचाया मेरे बच्चों को यार, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मज़ा आना चाहिए आपको, है ना, लाइक किया करो आप। ठीक है, ठीक है। फिर आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के मैदान को भी हम कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल मैदान को भी हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। ठीक है, मैं अभी किसी का मेजरमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ यार, अगर आप मेजरमेंट लिखना चाहते हो तो मेजरमेंट भी लिख सकते हो आप, मैं तो बस ये बता रहा हूँ उससे मैदान को क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म क्या यूज होता है। ठीक है, आगे है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के मैदान को हम क्या कहते हैं, टेबल होती है, टेबल होती है। अगर आप लिखना भी चाहोगे तो मैं वो लिखवा भी दूंगा, बट ठीक है ना, टेबल कहते हैं टेबल टेनिस के मैदान को। फिर आता है हमारे पास बैडमिंटन। बैडमिंटन के मैदान को कोर्ट कहते हैं। और ठीक है, बैडमिंटन के मैदान क्या कहते हैं, कोर्ट, जो कि इंडोर कोर्ट होता है। ठीक है, फिर आता है बैडमिंटन के बाद हमारा आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के मैदान को भी कोर्ट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्रिकेट के मैदान को हम क्या कहते हैं, विकेट कहते हैं। कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है
क्रिकेट के मैदान को विकेट कहा जाता है। विकेट का मतलब होता है एक दोनों तरफ तीन तीन स्टंप गड़ी हुई, उसके बाद वेल्स लगी हुई और बीच में 22 यार्ड बाई 8 फीट 8 इंच। ठीक है, ये जो विकेट होती है इसको हम क्रिकेट का मैदान कहते हैं। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कुश्ती, कुश्ती मतलब रेसलिंग। रेसलिंग के मैदान को मैट कहते हैं। मैट, MAT, मैट। नहीं, सुनिए, दायरे में होता है। फुटबॉल का कासिम खान ने पूछा कि फुटबॉल भी एक दायरे में, फुटबॉल के निश्चित नहीं है। फुटबॉल की दूरी कितनी है? लंबाई 100 to 130 यार्ड है ना, और चौड़ाई 50 to 100 यार्ड्स में, तो दायरा नहीं है, रेंज है वहां पर। हॉकी का क्या है? हॉकी को फील्ड कहते हैं, बट एक बड़ा फील्ड है। मतलब कोर्ट को कहने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति बैठ के एक एक कोना देख सके। कोर्ट के अंदर क्या होता है, जज जो होता है कोर्ट पे आराम से देख लेता है एक एक को। सेम वैसे ही होता है यहाँ, मतलब कोर्ट का मतलब एक निश्चित दायरा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुश्ती मैंने बता दिया, मैट। स्क्वैश, SQUASH, स्क्वैश। स्क्वैश के मैदान को भी हम कोर्ट कहते हैं। आकाश वर्मा, आप कहां से बोल रहे हैं? ये आकाश वर्मा को जानना चाहूंगा, आप कहां से बोल रहे हैं आकाश वर्मा? ठीक है, स्क्वैश के बाद आता है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक कहाँ होता है? जिम्नेजियम में। जिम्नेजियम हॉल के अंदर जिम्नास्टिक होता है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्रिकेट में एम्पायर बताओ। मैं यार अभी वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा था, अभी मैं तो एक एक गेम को पूरे रूल्स रेगुलेशन बताऊंगा, ढंग से एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है ना, क्रिकेट में 4 एम्पायर होते हैं। ठीक है, 2 एम्पायर तो पता ही है आपके, तीसरा थर्ड एम्पायर होता है। ठीक है, और चौथा फोर्थ एम्पायर होता है जो गेंद चेंज करता है। बॉल अगर गुम हो जाती है तो गेंद को चेंज कराने के लिए जो अंदर मैदान में आता है वो फोर्थ एम्पायर होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा जिम्नास्टिक, मैंने जिम्नेजियम बताया। फिर आता है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स। और स्नूकर्स, SNOOKERS, स्नूकर्स। ठीक है, बिलियर्ड्स और स्नूकर। ठीक है, ठीक है, तो बिलियर्ड और स्नूकर किसमें खेला जाता है? पूल। टेबल होती है उसको पूल बोला जाता है। टेबल को पूल बोला जाता है, POOL, पूल। फिर अगला है हमारे पास चेस। चेस मतलब शतरंज। शतरंज किस पे खेला जाता है? बोर्ड पे खेला जाता है। बोर्ड, चेस बोर्ड बोलते हैं उसको, बोर्ड। नहीं, कुश्ती के मैदान को रिंग नहीं बोलते, कुश्ती के मैदान को मैट बोलते हैं, मैट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वाटर पोलो। वाटर पोलो, वाटर पोलो के मैदान को हम क्या बोलते हैं? पूल, स्विमिंग पूल। ठीक है, ठीक है, उसके आगे हम आते हैं। उसके बाद अगला है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के मैदान को कहते हैं रिंग, RING, रिंग, रिंग। अब एक बच्चे ने पूछा, अनिल यादव ने, कि सर स्पोर्ट्स और गेम्स में डिफरेंस क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। स्पोर्ट्स और गेम्स में डिफरेंस क्या होता है? स्पोर्ट्स का मतलब होता है जो कंप्लीट रूल्स और रेगुलेशन से खेले जाते हैं, जिनकी फेडरेशन, जिनकी एसोसिएशन होती है, जिनकी काउंसिल होती है। जो काउंसिल क्या करती है, वही रूल्स रेगुलेशन को चेंज कर सकती है, अन्यथा कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकता। उसको कहते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, सपोज भाई क्रिकेट का मैच होना चाहिए, मैच होने वाला है, तो क्रिकेट के मैच से पहले ही एम्पायर आ जाते हैं, पूरे पिच आपकी विकेट का निरीक्षण करते हैं, मैदान का निरीक्षण करते हैं, एक एक गेंद को नाप के देखते हैं। उनका एक कड़ा होता है, उस कड़े में से बॉल को निकाल के देखते हैं, स्टंप को नाप के देखते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशन लिखा गया है, उनके जो 42 लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज है।
क्या टाइम रखा जाए, आप बताइए, टाइम क्या रखा जाए? बिल्कुल 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 गौतम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब गेम दोनों ही चीज मनोरंजन के लिए खेले जा रहे हैं, मगर क्या होता है उस पर लिखित नियम नहीं है। ठीक है, उसके क्या लिखित नियम नहीं होते गेम्स के। आप लिख के लिख बना लीजिए अपने नियम। ठीक है, अब सुनने की जरूरत है। तो क्या मैंने क्या बोला कि गेम्स के जो होते हैं रूल्स रेगुलेशन होते हैं बट लिखित नहीं है। जैसे फुटबॉल है, सपोज किसी ने फुटबॉल में किक मारी और फुटबॉल फट गई, गोल के अंदर घुस गई, तो गोल नहीं माना जाएगा, क्योंकि फुटबॉल की एक डेफिनेशन है कि फुटबॉल का वेट 14 से 16 ऑन्स होना चाहिए। इसमें हवा का प्रेशर 0.77 से 1.1 केजी मीटर स्क्वायर, है ना, एट एटमोस्फेरिक लेवल होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर पूरे रूल्स के हिसाब से खेला जाता है स्पोर्ट्स। आगे चलते हैं हम। मैंने बताया बॉक्सिंग के मैदान को रिंग कहते हैं, RING। हाँ, मैं करूँगा तो एयरटेल यूज़ करूँगा भाई, मगर अभी कैसे मिल सकता है एयरटेल का कनेक्शन हमें? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो, इससे मत जोड़ो मुशीर अहमद, आप इससे मत जोड़ो कि ओलंपिक गेम कहा जा रहा है, कॉमनवेल्थ गेम कहा जा रहा है। जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया है, ऐसे कनेक्शन मत लो किसी चीज़ से भी। अरे मैंने वाईफाई लगवा रखा है भाई, मॉडेम लगा रखा है मैंने। नेट इज़ वेरी पुअर। नहीं बिल्कुल, मैं ये BSNL का कनेक्शन लगा रखा है मैंने, BSNL का मॉडेम वो हटवा दूंगा एकदम। अब बिलियर्ड्स और स्नूकर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस गेंद का फ़र्क है। ठीक है ना, गेंदों का फ़र्क होता है बिलियर्ड और स्नूकर के अंदर। हाँ, आगे लिखो, आगे लिखो, लिख दो अब। आ रहा है नेटवर्क ठीक है अभी? हाँ लिखिए आप। अरे बहन क्या बताऊँ मैं। फिर आता है जूडो के मैदान को मैट कहते हैं, हम बताया मैंने। ऊसू के मैदान को भी मैट कहते हैं। कराटे के मैदान को भी मैट कहते हैं। फिर ठीक है नरेंद्र सिंह, बिल्कुल सही। हाँ, अब नेट ठीक चल रहा है, आगे बताते हैं। फिर हम चलते हैं, बेसबॉल के मैदान को डायमंड कहते हैं, डायमंड, DIAMOND।
बेसबॉल के मैदान को डायमंड कहते हैं। सॉफ्ट बॉल के मैदान को भी डायमंड कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बॉल के मैदान को भी हम क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। स्केटिंग के मैदान को रिंक कहते हैं, RINK, रिंक कहते हैं। साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम कहते हैं। वैन वाला VELLODRUM, वेलोड्रम कहते हैं। तलवारबाजी के मैदान को प्लेटफॉर्म कहते हैं। तलवारबाजी का मतलब फेंसिंग के मैदान को क्या कहते हैं हम? प्लेटफॉर्म कहते हैं। वेट लिफ्टिंग के मैदान को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। बेस्ट फिजिक के मैदान को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्विमिंग पूल। डाइविंग का डाइविंग पूल होता है। पोलो का वाटर पोलो पूल होता है। एक ओपन वाटर स्विमिंग होती है। ओपन वाटर स्विमिंग जो लेक में होती है, LAKE, लेक। ठीक है, फिर अब आता है आपका आर्चरी, तीरंदाजी। आर्चरी की रेंज होती है, RANG, रेंज। शूटिंग की भी रेंज होती है। फिर आता है गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं, COURSE, कोर्स कहते हैं। फिर आता है, ठीक है, वो पोलो अलग है, वाटर पोलो और पोलो। देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन वाटर पोलो एंड पोलो। ठीक है, पोलो का मतलब जो कैसे खेला, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, जो उसका फील्ड होता है। वाटर पोलो का होता है वाटर पोलो पूल। ठीक है, फिर आता है इक्वेस्टेरियन, EQUESTRIAN, इक्वेस्टेरियन जो घोड़े पे खेला जाता है। इसके मैदान को बोलते हैं एरेना, ARENA, एरेना। ठीक है, फिर बीच वॉलीबॉल के मैदान को बीच कहा जाएगा। बीच का मतलब सैंड वाला मैदान। ठीक है, बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पोलो से मर गया था, उस समय उसको चौगान कहा जाता था। ठीक, और यहाँ पे बता दूं मैं, जिम्नास्टिक की जो फेडरेशन होती है, FIG, उसमें 5 तरीके की जिम्नास्टिक आती है। 5 तरीके की जिम्नास्टिक। ठीक है, फेंसिंग के मैदान को पिस्टे भी बोला जाता है। पिस्टे, PISTE। पिस्टे क्या होता है? जो उसका हमारा क्या होता है? प्लेटफॉर्म जो होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है हमारे पास बाउलिंग, BOWLING, बाउलिंग। देखा होगा, बड़ी सी बॉल होती है, उस बॉल से यूँ फेंकते हैं और सामने बोतलें रखी रहती हैं, बोतलों को गिराना पड़ता है। उसके मैदान को एली कहा जाता है, ALLEY, एली। पेज नंबर नोट कर लेना आप, पेज नंबर 106। वैसे तो पूरा स्पोर्ट्स जहाँ पे हमने गेम स्टार्ट किया, हर खेल के लिए हर कोई अच्छी तरह से दे रखा है हमने। अब इसको स्टार्ट करोगे, गेम देखेंगे आप, तो ये पेज नंबर
ये स्टार्ट हो रखा है हमारा 922 922 नंबर पेज से स्टार्ट है ये, और इसका सारांश जो लिखा हुआ है हमने वो 1067 ठीक है। फिर टेनिस के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, COURT कोर्ट, ठीक है। फिर आप देखेंगे, मैंने अभी बता रहा था आपको कि जिम्नास्टिक 5 प्रकार की होती है हमारे इंडिया के अंदर। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक अधिक खेली जाती है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जिसमें महिलाओं के लिए 4 हमारे इवेंट होते हैं और पुरुषों के लिए 6 होते हैं। महिलाओं के लिए फ्लोर, अनइवन बार, ठीक है, वॉल टेबल और बैलेंसिंग बीम होता है। पुरुषों के लिए क्या होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है, रिंग, रोमन रिंग, फिर पॉमल हॉर्स, ठीक है, फिर आपका फ्लोर एक्सरसाइज, ठीक है, फिर बॉल टेबल और पैरेलल बार, ठीक है। ये पुरुषों के लिए होता है। ये तो होता है आर्टिस्टिक। एक होती है रिदमिक जिम्नास्टिक। रिदमिक जिम्नास्टिक में लिखा होगा रिबन, बॉल, वांड, ठीक है, और रोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो हो गया रिदमिक जिम्नास्टिक। फिर आता है हमारे पास, फिर अगली जिम्नास्टिक का नाम है कौन सी जिम्नास्टिक, एक्रोबैटिक, ACROBATIC, एक्रोबैटिक, जो ऊपर हवा में उछाले की जाती है। फिर आती है एरोबिक जिम्नास्टिक, AEROBIC, और फिर जो आखिरी जिम्नास्टिक होती है उसको बोलते हैं ट्रम्पोलिन। TGT में क्वेश्चन आया था कि ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। ट्रम्पोलिन का जो मैदान होता है वो जाल होता है, स्प्रिंग, ठीक है, उसको ट्रम्पोलिन ही बोला जाता है, ट्रम्पोलिन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे फीना, FINA, फीना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, N से मतलब होता है नेटेशन, जलीय खेल। फीना के अंदर भी 5 खेल आते हैं, स्विमिंग, डाइविंग, फिर सिंक्रोनाइज स्विमिंग, फिर आपका ओपन वाटर स्विमिंग, ठीक है। मैंने बताया स्विमिंग, डाइविंग, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग और वाटर पोलो, ये 5 खेल आते हैं हमारे फीना के अंदर में, ठीक है। तो लगभग सभी खेलों के मैदान पूरे कर दिए गए आज, ठीक है। हाँ, और कोई खेल बच रहा हो? मेरे ख्याल से कोई खेल नहीं बचा जो मेन गेम है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में फ़र्क है। वेट लिफ्टिंग तो वेट उठाना पड़ता है, पावर लिफ्टिंग में भी उठाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ये खेलों के नाम पूरे हो गए और अब कुछ 4-5 क्वेश्चन कर लिए जाएं। देखो नेटवर्क के कारण मैं बड़ा डिस्टर्ब सा हो गया हूँ, मैं नेटवर्क अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। 5 क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। वैसे मैंने कही आपको टॉपिक बता दिया, एंगल ऑफ पुल बताया मैंने, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है बताया, सेकेंड विंड क्या होता है बताया, VO2 मैक्स बताया मैंने आपको, और भाई एपेक्स बॉडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की एपेक्स बॉडी UGC है, UGC से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। खेलो TGT में कभी 3 एम्पायर माने जाते हैं, कभी 4 एम्पायर, ये गलती है, ये खाली UP TGT गड़बड़ी करती है। क्रिकेट में एम्पायर 4 होते हैं, ICC के रूल बुक में देखेंगे 4 एम्पायर होते हैं, ठीक है। स्क्वैश के मैदान को कोर्ट कहते हैं, कोर्ट, COURT। नेट बॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। कॉर्फ बॉल
कॉर्फ बॉल के मैदान को भी कोर्ट कहते हैं। कॉर्फ बॉल एक ऐसा खेल है जिसमें लड़के लड़कियां एक ही टीम में खेलते हैं। आज मसाज के लिए मैं देख रहा हूँ टाइम नहीं है, आज थोड़ा नेटवर्क ने गड़बड़ी करी है। कल हम स्टार्ट ही मसाज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिख लो आप, आज आप क्वेश्चन लिख लीजिए आप। अरे यार टेंशन मत दो यार, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा नेटवर्क अच्छा चलेगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा जब मैसेज पढ़ता हूँ ना सामने, आपके मैसेज देखता हूँ कि सर नेट नहीं चल रहा, तो मैं बड़ा डिसर्टेड हो जाता हूँ मैं। ठीक है, बॉल बैडमिंटन के अंदर भी नेट यूज़ होता है, कोर्ट है। ठीक है, फुटबॉल में एक रेफरी होता है, 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं फुटबॉल में। देखो अभी हम गेम नहीं करा रहे, मैंने तो आज बोला था मैदान, खेलों के मैदान की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉर्फ बॉल के अंदर 4 पुरुष होते हैं, 3 महिलाएं होती हैं कॉर्फ बॉल के अंदर। क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसा खेल जिसमें महिला पुरुष दोनों एक टीम में खेलते हैं। ठीक है, हाँ नहीं मैं बड़े जोश से पढ़ाता हूँ यार, तुम देखोगे मेरी पिछले वीडियो जो मैंने बना रखे हैं स्टार्टिंग में, जो बाकायदा कैमरे मैन को बुला के वीडियो बनाई थी मैंने, बहुत अच्छी वीडियो। टेंशन मत तो यार, जरा ख़त्म हो जान दो, जरा इसको ख़त्म हो जान दो हमारे लॉकडाउन को, फिर आपको पता पड़ेगा वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और क्या, और कोई टॉपिक पूछो, किसी टॉपिक के बारे में पूछो कोई जो समझ में ना आता टॉपिक। रग्बी के मैदान को भी फील्ड कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। एक अब बच्चे ने बात पूछी कि सर ये हमारा कौन सा ग्लैंड है कि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में काम करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में जो काम करता है वो हमारा पैनक्रियाज है, अग्नाशय। क्योंकि आप देखेंगे अग्नाशय से हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, अमाइलेज, लाइपोट्रिप्सिन, इनका स्राव होता है। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो हमारा पैनक्रियाज का होता है, उससे हमारा इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, इंसुलिन के बारे में बताना चाहूँगा मैं। इंसुलिन एक तरीके से चाबी के रूप में काम करता है, या आप कह सकते हैं लाइटर, गैस का लाइटर। इंसुलिन ना हो तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, वो लाइटर का काम करता है। कहने का मतलब आपके घर में सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन है, और लाइटर ना हो तो कैसे, गैस तो जल नहीं सकती है। सेम इंसुलिन वही काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारी कोशिकाओं के पास जाता है, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। और जो एटीपी होता है हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी के ब्रेकडाउन होने पर, टूटने पर, एटीपी के ब्रेकडाउन होने पर क्या होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेकडाउन होता है, और फिर वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ये एटीपी ब्रेकडाउन तभी होता है जब उसके पास इंसुलिन पहुंचता है। इंसुलिन नहीं पहुंचेगा तो एटीपी ब्रेकडाउन नहीं होता है। एटीपी बेसिकली होता है क्या, ग्लूकोज होता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो एटीपी ब्रेकडाउन नहीं होता है, और हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, इसलिए, और बेसिकली इंसुलिन होता क्या है, ये प्रोटीन होता है। ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारा शरीर ही प्रोड्यूस करता है, हम बाहर से नहीं ले सकते इसको। ठीक है, और अगर आप बाहर से लेते हैं, ठीक है, शतरंज के मैदान को बोर्ड कहते हैं। अगर हम क्या होते हैं, होता क्या है कि यह रक्त के माध्यम से जाता है, और सपोज हमने गोली खाई कोई, और वो क्या होगी, सीधे हमारे स्टमक, आमाशय में जाएगी, तो हमारा स्टमक जो है ऐसे करता रहता है, क्योंकि कैसी गति करता है, क्रमकुंचक गति करता है। वो उस इंसुलिन को, जो भी आपने एक प्रोटीन इंसुलिन खाया है, उसको वही ख़त्म कर देगा, वो आपके रक्त में पहुंच ही नहीं पाता है। तो क्या होता है, इंसुलिन को सीधे रक्त में दिया जाता है, या तो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, या सीधे भाप के द्वारा दिया जाता है इंसुलिन को। ये तो हो गया हमारा पैनक्रियाज। दूसरा होता है हमारा लीवर।
देखो लीवर को हम एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते, उसको एक्सोक्राइन में ही गिनती में रखा जाता है, एंडोक्राइन में नहीं होता है। पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, वहाँ लीवर नहीं आएगा। अब लीवर क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का स्राव होता है एंटीरियर लॉब से, जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, एसटीएच, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जैसे स्रावित होता है वो हमारे लीवर के पास जाता है, और लीवर में जाता है तो लीवर के अंदर एक IGF-1 होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-1। ठीक है, IGF-1 जैसे ग्रोथ सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन उसके पास पहुंचता है तो IGF-1 जो होता है वहाँ से बाहर निकलता है, स्रावित होता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। IGF क्या करता है, ग्रोथ का काम करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। तो ये अकेले हमारा सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन नहीं करता, वो निकल के लीवर के पास जाता है। लीवर को हम बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री, रासायनिक कारखाना बोलते हैं, क्योंकि लीवर एक ऐसी चीज़ है, आप देखेंगे लीवर से कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, लीवर से बाइल बनता है हमारे। ठीक है, हाँ, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है बताऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, तो लीवर से क्या होता है हमारा, मैंने केमिकल फैक्ट्री, जितने भी एंजाइम्स होते हैं लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। विटामिन, फैट्स, देखिए फैट्स जो होता है उसको पचाने में कौन, बाइल काम करता है। बाइल कहाँ से निकला, लीवर से। उसके बाद आप देखेंगे जो विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ADE, और विटामिन B12, इनका उत्पादन भी लीवर से होता है। उसके बाद लीवर से हेपरीन, हेपरीन करके एक सब्सटेंस पदार्थ होता है कि जो रक्त को क्या करता है, पतला करके रखता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट बोलते हैं हेपरीन को, वो भी यहीं से स्रावित होता है। और हेपरीन, हेपरीन वर्ड क्यों आया, क्योंकि लीवर को हम टेक्निकल नाम क्या, साइंटिफिक नाम लीवर का क्या है, लीवर का साइंटिफिक नाम क्या है, हेपेटिक, हेपेटिक, इसी से नाम बना है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब लीवर की बीमारी, जो पीलिया होता है हमारा, जॉन्डिस। हेपेटाइटिस A हो गया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। ठीक है, तो मैंने बताया लीवर क्या करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो निकल गया सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन यहीं आता है, और यहीं से क्या होता है, ये IGF-1 निकलता है। ठीक है, हाँ ये चीज़ हुआ। और ताइक्वांडो के मैदान को भी हम क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। ऊशू के मैदान को मैट कहते हैं हम। क्या ब्लड के को रोकने के लिए पहले प्रेशर करने को क्या बोलते हैं, पहले प्रेशर को क्या बोलते हैं, मैं समझा नहीं मैं। ठीक है, तो कल हम लोग मसाज पढ़ेंगे, कल हम लोग मसाज पढ़ेंगे, ध्यान तैयार रहेंगे आप लोग पहले ही से मसाज। और जो मेरे पे व्हाट्सएप पे कुछ टॉपिक्स आएंगे जो मुझे लगेगा कि टॉपिक्स को मेरे को यहाँ बताना चाहिए, तो उनको मैं यहाँ बताऊँगा। अन्यथा मैं क्या करूँगा, उस जिसने मुझसे पूछा है उसको वहीं का वहीं जवाब दे दूँगा मैं उसको वहाँ पर। ठीक है, कई ऐसे टॉपिक मेरे पास आए कि मेरे को लगा नहीं यार ये सबको बताना चाहिए, तो वो सबको बताऊँगा मैं कल 9 बजे मॉर्निंग में, 9 o'clock, सॉरी इवनिंग में, रात की इसी समय पर 9 बजे, इसी समय 9 बजे। ठीक है, और मैं कल अपने जो स्पीड ट्रैक है उससे चेक करूँगा कि नेटवर्क किस में अच्छा आ रहा है, और कल मैं बात करता हूँ, हो सके कि ये BSNL का मैं वाकई में एयरटेल का लगवाऊँगा, BSNL वाले को चेंज करके एयरटेल के ही नेटवर्क को जोड़ूंगा मैं। मसाज का पेज नंबर देखना चाहते हैं, पेज नंबर नोट कर लीजिए अब। मसाज का पेज नंबर है 592, 592 पेज नंबर। और भाई वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करिए आप, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है।
विच इज द मेन ब्लड प्यूरिफायर? किडनी, किडनी। कल मैं मसाज पढ़ाऊँगा और मसाज थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है, तो जो आपकी क्वेरीज होगी वो बताऊँगा मैं, ठीक है ना। अब जैसे मेरे से बच्चे ने पूछा पीरियोडाइजेशन मीनिंग सिंगल, डबल, मल्टीपल पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन बताऊँगा। ये क्या होता है, ट्रेनिंग प्लान होता है। मैं कल इसको अच्छी तरह समझाऊँगा मैं, अभी टाइम, ठीक है ना। मैंने कहा 10 बजे तक बहुत, क्योंकि इसको ज़्यादा लेबुआ ना बनाया जाए कि लोगों को आलस सा ना आने लग जाए मेरे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। कायदे में तो एक क्लास मुश्किल से 25-30 मिनट की क्लास होनी चाहिए बोर्ड के ऊपर। जब वीडियो बनेगी तो 20 से 30 मिनट की क्लास देखेंगे आप। अभी मैं डिस्टर्ब किया था, मैं आप लोग को देखता हूँ इसके अंदर। जब इंजर्ड हो जाते हैं तो ब्लड रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ब्लड रोकने के लिए करना पड़ता है कंट्रोल भी प्रेशर, नहीं प्रेशर तो कुछ नहीं होता है। हाँ, ये वेट लिफ्टिंग के प्लेट क्या क्या होते हैं, ये सब जब मैं गेम्स बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा एक एक चीज़, क्योंकि हर प्लेट के रंग के लिए वेट अलग अलग होता है, ठीक है। हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी पूर्ति है? कोरोनरी आर्टरी करती है। एलिवेशन करते हैं ब्लड को रोकने के लिए, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हृदय, एलिवेशन का मतलब हृदय से ऊपर ले जाना उस चोट लगे हुए अंग को। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9412406714, 9412406714, ठीक है ना। और व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस ग्रुप से जुड़ने के लिए, समग्र अध्ययन से, एक समग्र अध्ययन। दोबारा से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9412406714। आपके जो क्वेश्चन है ना मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए, आपको जवाब सबके मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। गुड नाइट सबको। अरे यार अभी आप ये लिख रहे हैं कि दिस क्लास इज बेस्ट देन एनी अदर यूट्यूब चैनल। अब ऐसा नहीं है, अभी मुझे क्लास में मज़ा नहीं आ रहा। मुझे मज़ा तब आता है जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे जब मैं पढ़ाता हूँ, ये बोर्ड है मेरा, इस पर ट्रैक लगा रखा है मैंने, ठीक है ना। जब इस पर मैं ढंग से पढ़ाता हूँ तब पाया जाता, तब मज़ा आता है, ठीक है। हाँ, ये मुकेश कुमार पूछ रहे हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जब हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनी चाहे शिरा, उसका व्यास कम हो जाए, मीन्स देयर इज ए रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ ए ब्लड वेसल्स, ठीक है, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है ना। सब लाइक करो। गुड, अनमोल भारद्वाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। और ऐसे छोटे 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 टॉपिक पहले स्टार्ट, मसाज पढ़ाने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करूंगा पहले मैं, जो मुझे व्हाट्सएप से मिलेंगे, मुझे लगेगा यहाँ ये इन बच्चों को सामने बताना चाहिए, वो सबको बताऊंगा मैं, ठीक है। आज आप क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, क्वेश्चन करना है, मैं देख रहा हूँ काफी जुड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से लिखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन जल्दी से लिखिए। 5 क्वेश्चन दूंगा खाली मैं आज, लिखिए ए ऑप्शन, यस टेस्ट ए ऑप्शन लिखो। क्या है, मैं 4 ABCD 4 ऑप्शन बोलूंगा, इसमें से आपको विषम बताना है कि कौन इनमें से गलत है, विच वन इज ऑड,
विच वन इज ऑड, निम्न में से विषम क्या है, ये आपको बताना है, लिखना है नंबर 1। हाँ तरुण लिखो, बहुत बढ़िया। ये ऑप्शन है लिखिए, ए है हेरोडोटस, HERODOTUS, हेरोडोटस HERODOTUS। बी ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, HIPPOCRATES, हिप्पोक्रेट्स। डी है मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड, MCDONALD। ए ऑप्शन मैंने बोला हेरोडोटस, बी बोला हिप्पोक्रेट्स, सी बोला मैंने मैकडोनल्ड, और डी, डी ऑप्शन लिखना है हेरोडिकस, HERODICUS, हेरोडिकस। संदीप भाव सर पूछ रहे हैं कि सर नेट के पेपर में एसर्टेन और रीजन कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा इसको मैं। उससे आज किसी लड़की ने कुछ पूछा था, मैं भूल रहा हूँ, उसको कागज में नोट करना चाहिए था मुझे। हाँ इसका आंसर बताना है हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स, मैकडोनल्ड और हेरोडिकस। बिल्कुल सही, इसका आंसर सी है मैकडोनल्ड। ये बाकी नाम दे रखे हैं फादर्स के, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं, फिर फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन हेरोडिकस को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिखेंगे आप, नोट करना है। ए है लंदन, बी है कुवैत, कुवैत, सी है पहला लिखा आपने लंदन, फिर आपने लिखा कुवैत, फिर आप लिखेंगे मेलबोर्न, और डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। लंदन, कुवैत, मेलबोर्न, स्विट्जरलैंड। नहीं, किसने बता दिया कॉलमैन ग्रिफ फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन? बिल्कुल नहीं, हेरोडिकस। लंदन, कुवैत, मेलबोर्न, स्विट्जरलैंड। काफ़ी का सी है, बिल्कुल सही है इसका आंसर सी, क्योंकि लंदन के अंदर CW कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, CG कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर है। कुवैत में आपके एशियाड का हेडक्वार्टर है, OCA का, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाड का। मेलबोर्न में किसी का हेडक्वार्टर नहीं है, और स्विट्जरलैंड में आपका IOC का हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है ए ऑप्शन 1900, बी ऑप्शन 1924, ए ऑप्शन 1900, बी 1924, सी ऑप्शन 2016, और डी ऑप्शन 2012। 1900, 1924, 2016, 2012।
इसमें बताएं। 1900, 1924, 2016, 2012। इसका आंसर होगा 2016। कारण कि ये साउथ अमेरिका में हुआ, बाकी तीनों यूरोप में हुए, बाकी तीनों यूरोप में हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करना है आपको। ए है पेनल्टी स्पॉट, पेनल्टी स्पॉट। बी है पेनल्टी आर्क। सी है क्रॉस लेन। डी है पेनल्टी एरिया। पेनल्टी स्पॉट, पेनल्टी आर्क, क्रॉस लेन, पेनल्टी एरिया। इसका आंसर क्रॉस लेन। क्रॉस लेन खो खो से संबंधित है, बाकी तीन फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है। ट्रांसवर्स। ए है ट्रांसवर्स। बी है एक्सियल, AXIAL। सी है सेजिटल और डी है हॉरिजॉन्टल। ट्रांसवर्स, एक्सियल, सेजिटल, हॉरिजॉन्टल। ट्रांसवर्स, एक्सियल, सेजिटल, हॉरिजॉन्टल। नेहा सिमारिया, गुड, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सेजिटल होगा। इसका आंसर सी, क्योंकि ट्रांसवर्स प्लेन है, ट्रांसफर प्लेन का उपनाम एक्सियल प्लेन भी है, AXIAL, और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसका उपनाम है। ये आज के 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सभी स्वस्थ रहिए। कल मैं मसाज पढ़ाऊँगा, मसाज की तैयारी करके आएंगे सब लोग, मसाज, और कोई छोटा मोटा कोई टॉपिक होगा तो पढ़ाया जाएगा। अनमोल भारद्वाज, एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही कहते हैं। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक जरूर करना, मैं देख रहा हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। नोट करने की ज़रूरत है, और मैं लिख रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को मैं सेंड भी कर दूंगा मैं। तो 4 ऑप्शन, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करने की ज़रूरत है। 4 ऑप्शन है कि है क्या, मैंने क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, निम्न में से कौन विषम है। फर्स्ट का ए ऑप्शन लिखना है। फर्स्ट का ए ऑप्शन, हाइपरटेंशन, HYPERTENSION, हाइपरटेंशन। बी ऑप्शन लिखना है,
बी ऑप्शन, हाइपरटेंशन के बाद बी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, PRESSURE, हाई ब्लड प्रेशर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लिखना है। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 mmHg। तीसरा ऑप्शन मैंने बोला सिस्टोलिक प्रेशर, SYSTOLIC, सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 mmHg। और डी ऑप्शन है स्पिग्मोमैनोमीटर, SPHYG मो, SPHYG स्पिग्मो, MO, फिर मैनोमीटर, MANOMETER, स्पिग्मोमैनोमीटर। इसका ऑड बताना है कि इनमें से ऑड क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। इसका आंसर डी है एग्जैक्टली, इसका आंसर डी। नंबर 2 का ए ऑप्शन लिखना है आपको। नंबर 2 का ए ऑप्शन लिखना है। सार्कोमियर, SARCOMERE, सार्कोमियर, SARCOMERE, सार्कोमियर। बी ऑप्शन, माइक्रोन, MICRON, बी ऑप्शन माइक्रोन। सी ऑप्शन नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। डी ऑप्शन एल्वियोलाई, ALVEOLY, एल्वियोलाई। दोबारा से बोल दे रहा हूं मैं। ओके एग्जैक्टली। पहला जो क्वेश्चन था हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 mmHg, और डी ऑप्शन था स्पिग्मोमैनोमीटर। मैंने पूछा था इनमें से विषम क्या है। तो आप देखेंगे हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर तभी माना जाता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर हो। आजकल बोलते हैं कि 140, तो 140 से ऊपर है वो भी हाई ब्लड प्रेशर है। और स्पिग्मोमैनोमीटर क्या है? यंत्र है ब्लड प्रेशर को नापने वाला। तो स्पिग्मोमैनोमीटर तो यंत्र था और बाकी 3 चीज हाई ब्लड प्रेशर बता रहा था। अब ये क्वेश्चन है सार्कोमियर, माइक्रोन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर माइक्रोन होगा। बिल्कुल सही दिया, माइक्रोन। इसका आंसर माइक्रोन। माइक्रोन क्यों होगा? क्योंकि सार्कोमियर इट्स अ यूनिट ऑफ मसल, मांसपेशी की इकाई है। नेफ्रॉन ये भी इट्स अ यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, हमारे गुर्दों की इकाई है। एल्वियोलाई इट्स अ यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की इकाई है। और जो माइक्रोन है ये उसके मापने की इकाई है, इसलिए बी इसका ऑप्शन हुआ। ठीक है, सार्कोमियर हमारी मांसपेशी की इकाई होती है। नेफ्रॉन हमारे गुर्दों की इकाई होती है, गुर्दे मतलब किडनी। एल्वियोलाई हमारे फेफड़ों की इकाई होती है। और माइक्रोन जो होती है ये क्या होती है? मांसपेशी के मापने की इकाई है। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं मीटर, सेंटीमीटर, उसको मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है लखनऊ। ए ऑप्शन है लखनऊ, ए ऑप्शन लिख दिया लखनऊ। बी लिखना है, बी ऑप्शन
बी ऑप्शन आपको लिखना है पटना। सी ऑप्शन भोपाल। और डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। पहला ए ऑप्शन लखनऊ, बी पटना, सी भोपाल और डी नई दिल्ली। इनमें से बताइए ऑड क्या है। सी ऑप्शन भोपाल। सोच के जवाब देना है। हाँ, इसका आंसर पटना है, तो पटना क्यों है बताएगा कोई। इसका आंसर पटना है, तो पटना क्यों है। पटना इसलिए है क्योंकि लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, भोपाल में इंटरनेशनल स्टेडियम है ऐश बाग के नाम से, लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम करके है, नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम है, और पटना। अब अगर देखा साई के सेंटर भी पटना में नहीं है, साई के सेंटर बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का ए ऑप्शन लिखेंगे आप। फोर्थ का ए लिखना है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन टीबिया, बी ऑप्शन स्कैपुला, सी ऑप्शन टिथ, डी ऑप्शन क्लेविकल। 4 ऑप्शन बताया मैंने, टीबिया, बी ऑप्शन बताया स्कैपुला, सी बताया टिथ और डी बताया क्लेविकल। अब इसमें से बताइए सोच के जवाब देना है। शोएब खान ने ए ऑप्शन दिया है, ए क्यों है शोएब खान बताएंगे, ए क्यों है। तरुण पवार सी क्यों है बताना है आपको, रीजन देना है, सोच के जवाब देना है। टिथ फिक्स जॉइंट, टिथ तो जॉइंट ही नहीं होता है, टिथ को बिल्कुल जॉइंट नहीं कहते हम लोग। रिया चौधरी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रिया चौधरी। टीबिया, टीबिया बोन का नाम है, मसल का नाम तो टिबियोलिस है। एक जने का जवाब आया कि अपर बॉडी और नीचे बॉडी की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है। टिथ इज ऑल्सो ए बोन,
इसका आंसर होगा टीबिया। इसका आंसर टीबिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्कैपुला से, दांत से, क्लेविकल से किसी व्यक्ति की एनाटॉमिकल एज देखी जाती है। किसी व्यक्ति की एनाटॉमिकल एज देखी जाती है। ठीक है। और दूसरा टीबिया है, लोअर बोन भी है, नीचे की तरफ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन लिखना है आपको। नी जॉइंट, KNEE, नी जॉइंट। ए ऑप्शन नी जॉइंट बोला मैंने। बी ऑप्शन शोल्डर जॉइंट। बी ऑप्शन शोल्डर जॉइंट। सी ऑप्शन एल्बो जॉइंट। और डी ऑप्शन इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इंटरफैलेंजियल जॉइंट। नी जॉइंट, बी शोल्डर जॉइंट, सी एल्बो जॉइंट और डी इंटरफैलेंजियल जॉइंट। बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका आंसर शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, शोल्डर इसलिए क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बाकी जो तीनों जॉइंट बताए वो हिंज जॉइंट है। वो बाकी क्या है? हिंज जॉइंट है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन नंबर 6 नोट करना है। 6 लिखना है। 6 का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है लैटरल प्लेन। लैटरल प्लेन ए। बी ऑप्शन मीडियल प्लेन। बी ऑप्शन मीडियन प्लेन। सी ऑप्शन एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। और डी ऑप्शन सैजिटल प्लेन। लेटरल प्लेन, दूसरा बोला मीडियन प्लेन, सी बोला मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन और डी बोला सैजिटल प्लेन। कल जिसने लीवर की क्लास अटेंड की होगी उसके अंदर भी समझाया मैंने। बिल्कुल, योगेश अग्रवाल ने कल क्लास अटेंड करी है। इसका आंसर होगा सैजिटल प्लेन। इसका आंसर क्या होगा? लेटरल प्लेन होगा इसका आंसर। लेटरल प्लेन, क्योंकि लेटरल प्लेन को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल प्लेन। बाकी ये सैजिटल प्लेन के नाम है। मीडियन प्लेन सैजिटल प्लेन को ही बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी सैजिटल को बोलते हैं, और डी ऑप्शन सैजिटल प्लेन है ही। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्या है देखेंगे, सैजिटल प्लेन के कई नाम हैं। सैजिटल प्लेन को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, मीडियन प्लेन,
उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये कई नाम है सैजिटल प्लेन। और फ्रंटल प्लेन के भी कई नाम हैं, लेटरल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए ऑप्शन है एनसीसी, बी ऑप्शन ए ऑप्शन एनसीसी हो गया, बी ऑप्शन लिखना है एनएसएस, सी ऑप्शन होम गार्ड, और डी ऑप्शन स्काउट, SCOUT। एनसीसी, एनएसएस, फिर होमगार्ड और डी ऑप्शन स्काउट। एनसीसी ए है, बी ऑप्शन एनएसएस, फिर होमगार्ड और डी ऑप्शन है स्काउट। इसका आंसर होमगार्ड होगा, क्योंकि एनसीसी और एनएसएस और स्काउट ये क्या है, ये वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं ये, ठीक है, ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करना है। स्वयंसेवी संस्थाएं वो होती हैं जिसमें आदमी स्वेच्छा से भाग लेता है, ठीक है। और होमगार्ड क्या है भाई, नौकरी करनी है उसको। अगला क्वेश्चन है, लिखना है आपको, ए ऑप्शन है 25C, PAC HISSI, 25C, PAC HISSI। बी ऑप्शन, बी चौगान, CHAUGAN, चौगान। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन लिखना है चौरंग, CHURANG, चौरंग। डी ऑप्शन है हास्पस्टस, HASPASTUS। ए ऑप्शन मैंने बताया 25C, बी बताया चौगान, सी ऑप्शन बताया चौरंग, डी ऑप्शन बताया हास्पस्टस। इसका आंसर 25C होगा। 25C क्यों होगा? ये सब प्राचीन कालीन खेलों के प्राचीन कालीन नाम है ये। अब प्राचीन कालीन नाम है
तो उसमें पच्चीसी क्या होती है, लूडो को कहते हैं, लूडो जो खेलते हैं हम लोग, ठीक है। चौगान किसे कहते हैं, पोलो को। पोलो जो है कि मेजर गेम है पोलो, ठीक है। चौरंग किसको कहते हैं हम, चेस को कहते हैं, शतरंज को कहते हैं। और हास्पस्टस किसको कहते हैं, फुटबॉल का प्राचीन कालीन नाम है। तो फुटबॉल, फिर आप देखेंगे चौगान हो गया हमारा पोलो, उसके बाद चेस, उसके बाद फुटबॉल। ये क्या है हमारे आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल है ये, ठीक। और जो पच्चीसी है लूडो जो है, ये हमारा रिक्रिएशनल गेम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं यही आपको भेज दूंगा। ये हाथ के हाथ खुद क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये खुद मैं तैयार कर रहा हूँ और सीधे आपको भेज रहा हूँ। ये मैं आज व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, इसको फ़ोटो खींच के डाल दूंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है, ए है, लिखना है आपको एस, ACE। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9412406714, ठीक है। हाँ, कल वाले तो मैं सीधे हैं, वो तो सीधे मैंने बोले थे, लिखे नहीं थे मैंने। आप सेंड नहीं करते, आज सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। ए ऑप्शन है एस, बी ऑप्शन लिखना है आपको क्लब, CLUB। पहला जो ए ऑप्शन था एस, ACE। बी ऑप्शन है क्लब, CLUB। सी ऑप्शन है हार्ट, HEART, हार्ट। डी ऑप्शन है स्पैड, SPADE। मैंने 4 ऑप्शन बताए, पहला बोला एस, ACE। बी बोला क्लब, CLUB। सी बोला मैंने हार्ट, HEART। डी बोला स्पैड, SPADE। अब इसमें आंसर बताइए क्या होगा। बड़ा सोच समझ के लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं सब आज लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ 9412406714। बिल्कुल सही है। ये ताश के पत्तों के नाम है, क्योंकि ये ताश के पत्ते को, खेल को क्या बोलते हैं, ब्रिज कहते हैं, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। ताश के पत्तों के खेल को ब्रिज कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। तो देखेंगे एस जो है वो इक्के को कहते हैं। एस किसको कहते हैं, इक्के को कहते हैं। क्लब किसको कहते हैं, जो चिड़ी होती है, चिड़ी को कहते हैं। हार्ट किसे कहते हैं, लाल पान के पत्ते को कहते हैं। स्पैड किसे कहते हैं, काले पान के पत्ते को कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ एस जो है ये ऑड है, क्योंकि ये पत्तों की वैरायटी बता रहा है। क्लब, चिड़ी, हार्ट, लाल पान, स्पैड, हुकुम, काला पान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है। ए ऑप्शन है रेनिन, RENIN, रेनिन। बी ऑप्शन है क्रिएटिनिन, CREATININ। ए ऑप्शन है रेनिन, RENIN।
एस गेम से रिलेटेड है। एस मतलब टेनिस के अंदर अगर सर्विस का पॉइंट मिल जाए तो बोलते हैं एस बोलते हैं। और एस हम ताश के पत्ते में इक्के को भी बोलते हैं, जो ए होता है उसको भी एस बोला जाता है। ठीक है, बट ये क्लब हार्ट स्पेड ये तो क्या है, ताश के 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, उनकी इसने वैरायटी बताई, एस उसमें से एक की बात करी है। मैंने अब 10th क्वेश्चन बोला, पहला ए रेनिन, बी बोला क्रिएटिनिन, CREATININ, सी ऑप्शन है, HCl, और डी ऑप्शन है पेप्सिन, PEPSIN। ए ऑप्शन रेनिन, बी क्रिएटिनिन, CREATININ, सी ऑप्शन HCl, और डी ऑप्शन पेप्सिन। बताइए इसका आंसर इसमें ऑड कौन सा है? सोच के जवाब देना सबको। वीरेश गंगवार ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और मनोज माकर ने, दिवाकर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये पेप्सिन, HCl, रेनिन, जैसे भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है, पेट में पहुंचता है, तो यहाँ पर जठर रस, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, भोजन में मिलता है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है जो भोजन में मिल जाती है? HCl, पेप्सिन और रेनिन। तो ये रेनिन, HCl, पेप्सिन ही का है, आमाशय में मिल रहे हैं। तो जो क्रिएटिनिन है वो क्या है? वो तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है, उसका यहाँ से लेना देना नहीं आमाशय से। तो आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बी आंसर। क्रिएटिनिन क्या होता है? ये इंटॉक्सिकेंट होता है। ठीक है, जो HCl होता है वो पॉइंट, नोट कर लेना, 0.4% होता है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो बच गया क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होता है? ये हमारा विषैला पदार्थ होता है, जिसको हमारी किडनी छानती है। किडनी किस किस चीज़ को छानती है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड, इन सबको छानती है। ठीक है, तो क्रिएटिन क्या है? विषैला पदार्थ है। और रेनिन, HCl, पेप्सिन ये क्या है? हमारे पाचक। पेप्सिन, रेनिन तो पाचक एंजाइम है, और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। तभी इसके ऊपर पेप्सिन, रेनिन अपना काम कर पाते हैं। 11th क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ए नोट करना है। ए है लंदन, ए लंदन, बी, बी लिखना है न्यूयॉर्क, सी ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी काठमांडू, और डी लौसाने। ए ऑप्शन लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी काठमांडू, डी लौसाने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर न्यूयॉर्क होगा। क्यों? खेल से जुड़ी हुई जो बड़े बड़े संघ हैं, उनके मुख्यालय
लंदन, काठमांडू, लौसाने में। लंदन में क्या है, आप देखेंगे लंदन के अंदर हमारे कॉमनवेल्थ गेम, सीए गेम का, कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में किसी खेल के संघ का हेडक्वार्टर नहीं है। काठमांडू में सैफ खेलों का हेडक्वार्टर है, SAF, जिसको अब ऐसे गेम कहा जाता है। मगर सुनने में आया कि काठमांडू से इस साउथ एशियन फेडरेशन जो सैफ खेलों का हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट करके पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। और डी लोसाने या IOC का हेडक्वार्टर है। ठीक है। एक ने कहा कि सर न्यूयॉर्क कैपिटल भी तो नहीं है, मगर यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, थोड़ा फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, समझ में आ जाए आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 लिखना है। ए सोशल, SOCIAL सोशल। बी लिखना है, बी कैथार्टिक, CATHARTIC कैथार्टिक। डी लिखना है आपको ह्यूमनिज्म, HUMANISM ह्यूमनिज्म, HUMANISM। ई आइडियलिज्म, IDEALISM आइडियलिज्म। सोशल A, B कैथार्टिक, D ह्यूमनिज्म और C ह्यूमनिज्म और D हमारा आइडियलिज्म। C में, हाँ, C ह्यूमनिज्म। A सोशल, B कैथार्टिक, C ह्यूमनिज्म और D आइडियलिज्म। इसका आंसर C होगा, ह्यूमनिज्म। वो C क्यों होगा वो सुनने की जरूरत है। जो सोशल थ्योरी है, ठीक है, प्ले थ्योरी है, तो मैंने क्या बताया, C ऑप्शन ह्यूमनिज्म। सोशल थ्योरी क्या है, प्ले थ्योरी है, जो किसने बनाई है, अरस्तु ने, अरिस्टोटेटल ने। बी कैथार्टिक, जिसको रेचन सिद्धांत कहते हैं, ये भी किसने बनाया, अरस्तु ने। सी ह्यूमनिज्म, ये क्या फिलॉसफी है, ये तो किसने दी है, अब्राहम मास्लो ने। और डी आइडियलिज्म, ये भी अरस्तु ने दिया है। तो बाकी तीन चीज A B D ये अरस्तु से जुड़ा हुआ है, मगर ये नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नंबर क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, दो क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। 13 नंबर लिखना है। 13 ए ऑप्शन है पोटैटो, POTATO, पोटैटो मतलब आलू। बी ऑप्शन है, नोट करना है आपको,
बी राइस, RICE, सी ऑप्शन है वीट, WHEAT, वीट, और डी ऑप्शन है पल्स। हिंदी में बता देता हूँ। ए ऑप्शन आलू, पोटैटो, बी राइस मतलब चावल, सी वीट गेहूं, डी पल्स मतलब दाल। हाँ चंद्रमणि जी, आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, डी, क्योंकि डी पल्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और ये A, B, C तीनों ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखना है आपको। नागेंद्र जी, आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 14 लिखना है। लिखना है ए US कप, USCUP, US कप, बी डेविस कप, DAVIS, डेविस कप, सी ऑस्ट्रेलियन, पहला तो हो गया US कप, मतलब US ओपन लिख लेना उसको, US ओपन। दूसरा बी डेविस कप, तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन, और डी आपको लिखना है विंबलडन। इसमें ऑप्शन बताना है आपको, US ओपन, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन। चंद्रमणि, आवाज आ रही है? इसका आंसर क्या है? नहीं, शिवम शर्मा, डेविस कप भी टेनिस से है। ये सभी चारों टेनिस टूर्नामेंट हैं, बट इसमें डेविस कप जो है वो क्या है? ग्रैंड स्लैम नहीं है। ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट आते हैं। ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा अमेरिकन US ओपन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी BPET की क्लास स्टार्ट होनी है। हाँ कमलेश जयसवाल, आवाज आ रही है? नागेंद्र सर, आवाज आ रही है? आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक 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 ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको जुड़ जान दो, बहुत सभी को जुड़ जान दीजिए आ जाए। भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मैं देख रहा हूँ 200-250 लोग देख रहे हैं, मगर वीडियो कोई लाइक नहीं कर रहा। ठीक है, जी जी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज का। लिखने की जरूरत है। ए ऑप्शन 1904, बी ऑप्शन 1984, सी ऑप्शन 1932, डी ऑप्शन 1996। नो, 1996, डी ऑप्शन चेंज कर देना है, डी ऑप्शन 2000 कर दीजिए आप। ए ऑप्शन 1904, बी 1984, सी 1932 और डी जो है 2000। अब इसका आंसर बताइए आप। चंदमणि आवाज आ रही है? नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है नागिंदर सर। इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है, डी। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर डी है। और डी क्यों है? 1904 कहाँ हुआ? सेंट लुइस में, अमेरिका में हुआ। 1984 लॉस एंजलिस में हुआ, ये भी अमेरिका में हुआ। 1932 ये भी कहाँ हुआ? लॉस एंजलिस में हुआ, ये भी अमेरिका में हुआ। 2000 कहाँ हुआ? सिडनी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसलिए 2000 अलग हो गया, वो दूसरे कॉन्टिनेंट में। बाकी 3 अमेरिका में हुए और डी जो है उसमें हुआ। ठीक है, आज हमारे को बीपेड की क्लास स्टार्ट करनी है, तो आज इतना ही बहुत। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, शाम को ऑरिजिन इंसर्शन कराना है जो बच गए हैं बॉडी के नीचे के भाग के, और फिर आज शाम को भी क्वेश्चन सेशन होगा, शाम को भी क्वेश्चन सेशन किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। बट लाइक सभी कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। हाँ, मैं भेज दूंगा, मैं इमेज सेंड कर रहा हूँ। इमेज को तो बनाना पड़ रहा है ना, इमेज को सेट करना पड़ रहा है। हम भेज देंगे आपकी, कल शाम की क्लास से पहले इमेज पहुंच जाएगी आपकी। आदित्य सिंह, बीपीएड क्लास हम भी ले सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, हमारे बीपीएड में भीड़ ना लग जाए कहीं। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला वो लिंक है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।